गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून बच्चों। ऑल गुड। आवाज़ आ रही है क्या? मुझे आपकी आवाज़ शायद नहीं आ रही। गुड आफ्टरनून सर। अभी आ रही है बेटा, सॉरी। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। पिछली क्लास में काफ़ी बेसिक चीज़ें हमने कर ली थी। मैक्सिमम चीज़ें आपको याद दो, बेसिक्स कि क्या रिलेशन होता है बेटा रेट कांस्टेंट ऑफ अ कंपोनेंट या किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट प्रोडक्ट या रेट ऑफ रिएक्शन का। तो हमने देखा था बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। उसके बाद फिर हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस किए। रेट क्या होती है समझा, रेट ऑफ रिएक्शन में एवरेज या इंस्टेंटेनियस को कैसे लिखते हैं बेटा, ये सारी बातें की हमने। और फाइनली एंड पे जाते हुए हमने देखा कि कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट था तो वो पावर के प्रोपोर्शनल होती है, वहां तक हमने बात कर ली थी। और उसके बाद अब जब हम आगे बढ़ने वाले हैं तो बहुत ही बेसिक सा पोर्शन है जो हमें देखना रहेगा। दैट वी स्टार्टेड कि रेट कांस्टेंट जो है वो भी एक्चुअल में स्टोइचोमेट्री पे डिपेंड करता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट था, रिमेंबर हो तो। रेट कांस्टेंट आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टोइचोमेट्री। और वहां का फॉर्मूला हमारा निकल के आया था, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन जो था वो आपका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दोगे रेट रिएक्शन से तो कंपोनेंट के लिए रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। तो यहां तक आई रिमेंबर वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास, करेक्ट? ठीक है बेटा, तो क्विकली शुरू करते हैं हम और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगा मैं कहानी को, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होगा बेटा। आपको दिया गया है B3 BrO माइनस, ठीक है बेटा, फॉर्म्स BrO3 माइनस प्लस 2Br माइनस, सॉरी। ये रिएक्शन होती है बेटा हमारे पास में, एंड दिस इज गिवन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन आपको दिया गया है बेटा 0.018, ठीक है। दिस इज गिवन टू यू एज 0.018। तो देखो बेटा, ठीक है। सो दिस इज 0.018। व्हाट यू नीड टू डू, फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ कंपोनेंट्स। फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट बेटा मैं सिंपल शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको रिएक्टेंट किसी भी पूछ सकते हैं, मुझे सबकी पूछनी होती है इसलिए मैं कंपोनेंट लिख देता हूं। वो स्पेसिफिकली उसका नाम लेके पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो जल्दी से करो बेटा। बहुत ही ज्यादा आसान है। तो 0.054 और 0.036। दो ही थोड़ी है बेटा। अच्छा ठीक सर उसका तो 0.018 ही आ जाएगा ना। हाँ, तो बेटू क्या आंसर आएंगे बताओ, आया समझ में? 0.054। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ऊपर लिखा हुआ है जो सॉरी बेटा, एक्चुअल में थोड़ी तबीयत हल्की नम है। सो ये कैसे लिखेंगे हम, तो बेटू मैं लिख दे सकता हूँ रेट कांस्टेंट फॉर BrO3 माइनस जो होगा वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये 0.054। हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0.018, तो ये 0.054। इसी तरह बेटा मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। रेट कांस्टेंट फॉर BrO, सॉरी ये BrO माइनस था, सॉरी दिस इज BrO माइनस, सॉरी। BrO3 माइनस के लिए कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 ही है तो 1 इंटू 1 तो 0.018। 0.018। और इसी तरह बेटा Br माइनस का हो जाता है
0.036. So these are the answers for the question. Good. Yes, sir. बेटा सब बच्चे क्लियर आ रही है ये बात समझ में? Yes, sir. चलो बेटा देखो, तो बेटा सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड था ये तो। अब बेटा आगे चलते हैं और एक नई टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से समझना बेटा इसको, है ना? सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन बेटा मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, तुम इसे शॉर्ट बनाने की आदत मत डालना, रिएक्शन को पूरा ही लिखा करो, ठीक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो ये देखो कि जो ऑर्डर होता है दैट इज ए एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी। तो बेटा इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है ना। कैसे वो हम आगे सीखेंगे, अभी थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट सीख रहे हैं। होता क्या है ये? तो बेटा एक्चुअली ये हमें बताता है, इट टेल्स अस हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन टर्म, या बेटा एक्टिव मास चाहे तो लिख सकते हैं। तो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कंसंट्रेशन टर्म से एक्टिव मासेज पे डिपेंड करती है, ये सारी जानकारी हमें ऑर्डर से मिलती है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में बेटा, ऑर्डर कैन बी एनी रियल नंबर, ये कुछ भी हो सकता है। तो बेटू पहले एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको कि कैसे होगा ये। तो देखिए, ए से बी मान लो रिएक्शन है आपके पास में, ठीक है? और मैंने आपको दे दिया, लेट से इफ आई प्रोवाइड यू दैट रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज रिटन एज के ए टू द पावर एन, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। तो आपको थोड़ी देर टाइम पहले बेटा प्रीवियस क्लास में बताया था कि इस एन पे बाद में चर्चा होगी। तो बेटा इस एन को ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दिस एन इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो एन होता है ना कि कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर कैसे है, उसी को बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। यदि बात समझ में आती है तो एक एग्जाम्पल करते हैं, देखना। पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूं फिर और समझते हैं। मान लो बेटू रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी, और मान लो इनसे बन रहा है डी प्लस ई। ऐसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया बेटा कोई भी, और आपको दिया गया है गिवन दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर जेड। ऐसा कुछ दे दिया। अब आपसे पूछा जाए बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हम क्या आंसर करेंगे यदि ऐसा कुछ दे दे तो? XYZ. तो बेटा ऐड करते हैं। गुड, को एक इंडिकेशन सही था, जो भी पावर्स होती है उनको ऐड करते हैं। तो आंसर क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बेटा? सो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। यदि समझो जहां पे x, y और z को हम क्या बोलते हैं, इनका मतलब क्या है, तो हम कहते हैं x इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A, Y is order of reaction with respect to B, and Z is order of reaction with respect to C, and complete order of reaction is obtained by adding all the powers of the concentration terms। क्या कॉन्सेप्ट समझ आता है बेटा ऑर्डर का? पहली बात वापस रिपीट करता हूं, ऑर्डर क्या है सर? ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। पहली बात तो बेटा एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, जो कैसे चलती है आगे हमारे टॉपिक आएगा उसमें सीखेंगे।
तो ये है क्या, ये एक्चुअल में ये बताता है कि कंसंट्रेशन टर्म्स पे किसी की रेट किस तरह से डिपेंड करती है। तो यहाँ किस पावर में है, मतलब जैसे है ना बेटा, सो ऑर्डर कैन बी एनी रियल नंबर। तो यहाँ से हमने बेटा आपकी बनाई इक्वेशन और लिखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से यदि दो तीन रिएक्टेंट हो या बेटा रेट दो तीन लोगों पे डिपेंड करे तो ऑर्डर कैसे लिखे, सबकी पावर्स को एड ऑन करके लिख देते हैं। मेरे ख्याल से समझ आ गई ये बातें। तो जल्दी से बेटा लिख लो इसको फटाफट से, राइट डाउन फास्ट, जल्दी जल्दी लिख लो। सर हाँ सर डी और ई के लिए नहीं लिखेंगे? कैसे बेटा? बेटा नहीं, रेट तो रिएक्टेंट पे भी तो डिपेंड करती है। देखो हमारा रेट लो क्या बोलता है, भूल गए हम। अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट ऑफ रिएक्टेंट रिलेटेड टू कंसंट्रेशन टर्म्स, और वो किस पे डिपेंड करती है, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट। ओके सर। तो बेटा कंसंट्रेट और रिएक्टेंट्स पे ही होती है ना, तो रिएक्ट प्रोडक्ट तो बन रहे होते हैं। हालांकि टर्म्स में हम रेट को लिख सकते हैं, बट यदि हम रेट को कंसंट्रेशन टर्म्स के टर्म में लिखना चाहते हैं तो उसमें रिएक्टेंट्स का रोल आता है। इतना समझते हैं बेटा, हम आगे बढ़ूं, जल्दी से नोट करो। चलिए बेटा आगे चलते हैं। डन। एक बार बेटा ऐसे ही, वैसे कोई पूछता नहीं है, बट कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शंस है जिनके लिए हम चाहे तो याद भी रख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट से आती है वैसे, बट कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शन के लिए मैं लिखवा दे रहा हूं जो हम चाहे तो याद भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल N2O5 ब्रेक्स इनटू NO2 प्लस O2। तो इसके लिए बेटा रेट आती है K टाइम्स N2O5। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बताओ जरा? 1 हो जाएगा बेटा इसका ऑर्डर रिएक्शन की रेट का। इसी तरह देखो एक और एग्जांपल देखो बेटा, H2 प्लस I2 गिविंग 2HI। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहा हूं जिनकी रेट हम याद भी रख ले तो कोई बुरा नहीं है कि ऑर्डर कितना होता है। H2I2, तो इसका ऑर्डर कितना होगा जरा बताओ? 2 हो जाएगा बेटा, है ना, 1 + 1। और देखो H2 प्लस Cl2, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, HCl बन जाता है बेटा। इसकी रेट की बात करते हैं तो वो कांस्टेंट होती है, मतलब न तो H2 पर डिपेंड करी है न Cl2 पर। तो ऑर्डर क्या हुआ? 0। 0 ऑर्डर बेटा जी। 0 + 0 जीरो। 0। 1 कैसे? सर पहली इक्वेशन सर हाँ बोलो बैलेंस बेटा। नहीं है सर वो।
अच्छा, बैलेंस तो हो जाएगी ना, बैलेंस की टेंशन मत करो तुम। ओके सर। कर लोगे बैलेंस या करूँ मैं? नहीं सर, कर लेंगे। हाँ, मैं तो स्टैंडर्ड बेटा, इसलिए मैंने कोफिशिएंट्स पे नहीं गया अभी। दीज आर स्टैंडर्ड रिएक्शन जिनका ऑर्डर ये होता है, हम ये देखना चाह रहे हैं बस। यस सर। कुछ कुछ CH4 प्लस CO, जो आपको इस चैप्टर में भी कई बार मिलेगी रिएक्शन। इसकी रेट देखने को मिलती है बेटा K टाइम्स CH3CHO की होल पावर 3/2। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाता है? 3/2। 3/2। गुड। सर ये पावर कैसे निकालते हैं इनकी? बेटा ये प्रैक्टिकली आता है, वो आगे सीखेंगे हम कि कैसे कर डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर को। वो ओके सीखेंगे सर। आगे धीरे, जब एक ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हो जाता है ना बेटा, उसके बाद सारी चीजें मिलके होता है ये चैप्टर में। हम जितनी स्टडी करते हैं यहाँ के बाद, तो तीन चार चीजों का कॉम्बिनेशन होके इस पे फिर पहुंचते हैं हम, सो दैट वी विल लर्न लेटर ऑन। ठीक है, यस सर। चलो बेटा देखो, अब एक टर्म आती है। हमने काफी सारी बातें कर ली, बट हमने इस पे तो बात की नहीं सर आपने, कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। क्योंकि आपने ये तो बता दिया रेट कांस्टेंट क्या होता है, बट हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट पे कोई बात नहीं की थी। एंड दिस इज a 1 mark favorite question of board also, we can say बेटा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कि रेट कांस्टेंट की यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो बेटा कैसे करें। तो बेटा रेट कोई भी रिएक्शन है, तो रिएक्शन की मान लो ए से बी रिएक्शन थी, इसकी रेट को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू के टू द पावर ए की पावर एन। अभी एन की टर्म्स में लिख रहे हैं बेटा, इसको ना हम एन मान रहे हैं कि ऑर्डर एन है। अब देखना बेटा क्या हो रहा है, ध्यान से समझना सब। ये हो गया बेटा डी ए अपॉन डी टी। एक बात बताओ, क्या जो यूनिट ए की होती है वही यूनिट या क्या चेंज इन ए की भी होगी? कॉमन सेंस है कि नहीं? आ रहा है समझ में? अरे भाई, यस सर। एक ही यूनिट मोल पर लीटर है, तो क्या उन 2 मोल पर लीटर क्वांटिटी को घटाओगे तो उसकी यूनिट भी मोल पर लीटर ही होगी ना। यस सर, यूनिट तो मोल पर लीटर ही होगी। इसकी डेल्टा ए की भी, तो ये भी मोल पर लीटर ही होगी बेटा। तो यहाँ इनकी वैल्यूज को रखते हैं देखो। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट क्या है? डीए की यूनिट, यूनिट्स की बात कर रहे हैं अब हम, है ना, यूनिट्स में का खेल खेल रहे हैं, तो यूनिट्स की चर्चा करें तो लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट हो गई मोल पर लीटर, और टाइम की होती है बेटा सेकंड। ऐसे यूनिट्स की बात कर रहे हैं। इक्वल टू के की तो हमें निकालनी है बेटा, बट ए की मैं लिख सकता हूं मोल पर लीटर की पावर एन। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां से देखो बेटा, मैं सिंप्लीफाई करके के की यूनिट क्या आ जाएगी, थोड़ा सा देखना। के की यूनिट आ जाती है मोल पर लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। दिस बिकम्स द यूनिट ऑफ के। मोल पर लीटर की पावर 1 - n मल्टीप्लाई बाई सेकेंड इनवर्स, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे हुआ? सिंपल देखो, मोल पर लीटर है, आप इसकी पावर को 1 समझो, तो इससे डिवाइड करूंगा तो बेटा पावर ऊपर जाने पे सब्ट्रैक्ट हो जाती है। आई होप ये समझ आता है। मोल पर लीटर समझो, इसकी पावर 1 थी, इसको डिवाइड किया मोल पर लीटर की पावर n से, तो 1 की पावर पावर ऊपर जाती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये ऊपर जाएगा फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह सेकंड ऊपर गया तो पावर माइनस में हो गई, है ना। सो दिस इज द यूनिट ऑफ के, है ना, दिस इज यूनिट, दिस इज नॉट के बेटा, दिस इज यूनिट ऑफ के। तो यूनिट हमेशा ध्यान रखनी है मोल पर लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। क्लियर? यस सर। सर। यस सर। आता है ये समझ बेटा? क्लियर? यस सर। तो जल्दी से लिखो बेटा।
सर आपने टेस्ट का नहीं बताया सर, कब टेस्ट लोगे? संडे को ले लो सर। टाइम पे बेटा, कल ही नहीं। सर सैटरडे लोगे कल? हाँ बिल्कुल। ओके सर। सर संडे को ले लो सर, कल एक और बार पढ़ लेंगे अच्छे से। नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता आधे दिन से। कल शाम को टेस्ट है, बाद में भी नहीं तो कल ही लेंगे टेस्ट बेटा, डिसाइडेड टाइम। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से ये पहले, अब बातें नहीं। जो लिख लिए उनके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हैं कितना जल्दी कर पाते हो बेटा आप। k की वैल्यू दी गई है, यूजिंग द वैल्यूज ऑफ k फाइंड द ऑर्डर। सर 1। ना, 1 नहीं है आंसर बेटा, ढंग से सोचो और फिर करो। सर n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सर 0। बेटा जीरो तो कैसे ही होगा, ढंग से देखो ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा सर, लीटर पर मोल है क्या? बेटा मैं इतना आसान क्वेश्चन, या कोई भी इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कि सामने फॉर्मूला लिखा हुआ डायरेक्ट आंसर आ जाए। एक लाइन तो कम से कम लिखो। सर 3। हम्म, सर -1। सब बोल दो तुम एकदम। सर 2। यस सर 2। टू आएगा आंसर, 2 इज द आंसर। दो सही आंसर है यस बेटा। सर 2। सर सर 1 - n है सर, n की जगह -1 रखा 2 आ जाएगा। सर 2 है। चलो देखो कैसे करेंगे, समझो इधर। बेटा कुछ भी नहीं है इसमें, पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर रहे हो बेटा। ये लीटर पर मोल लिखा हुआ है, तो कंपैरिजन भी करना है तो इसको मोल पर लीटर करो। तो इसको मोल पर लीटर करने का मतलब हुआ इसके ऊपर -1 चिपकाओ खोपड़ी के ऊपर। तो मोल पर लीटर की पावर -1। तो ये कब पॉसिबल है, -1 लाना है। तो बेटा देख लो, दोनों को कंपेयर कर लो। तो कंपेयर किया तो पता चला -1 = 1 - n। तो n को इस तरफ ले आओ, तो n = 2।
So this reaction, this order is representing second order reaction. This K value is for second order reaction. समझा क्या या नहीं समझे? यस सर, समझ गए। पक्का? यस सर। चलो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। नोट फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शंस। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? ये बेटा दिया रहेगा, डोंट वरी। फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं बेटू। वी विल स्टडी अगेन इन डिटेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन थोड़ा बाद में, बट अभी के लिए बेटा मैं कंप्लीशन के लिए लिखवा रहा हूं, ये वहां भी देखेंगे। फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, order of reaction with respect to a component, with respect to a component, its stoichiometric coefficient. कहना क्या चाहते हो सर? ये तो बहुत ही अजीब सी चीज लग रही है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। Let's say there is a reaction 2A gives me P, और आपको बोल दिया जाता है बेटा दिस इज ए एलिमेंट्री रिएक्शन। मान लो हमें ये दिया हुआ है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो कोई आपसे पूछे और मान लो इसका रेट कांस्टेंट बेटा सर n इसका 2 है क्या? हाँ, तो बेटा यहाँ पे हम इसके रेट को बिना उसके लिख सकते हैं। कैसे? R कैन बी रिटन एज K टाइम्स A का स्क्वायर। ये है इसका मतलब। For single step reaction या elementary reactions, order of reaction with respect to a component is its stoichiometric coefficient. तो एक के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर होगा 2, तो एक की पावर 2 लगा दी। आया दिमाग में? यस सर। आया? सर और किसी रिएक्शन के लिए नहीं होगा क्या एलिमेंट्री के अलावा? नहीं बेटा सर, और के लिए नहीं होता। एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए होता है। डिटेल चर्चा इन पे बाद में करेंगे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप। वैसे सिंगल स्टेप से समझ में आता है बेटा ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाती है, ठीक है? तो और थोड़ा डिटेल बात करेंगे इस पे बाद में। तो दिस इज इट। एक और एग्जाम्पल ले लूं मैं, मान लो। तो बेटा मान लेते हैं लेट्स से 2A प्लस 3/2B, ये मिलके आपके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। मान लो क्या बनू, P बना देता हूं अभी के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट पे मतलब नहीं है अभी के लिए बेटा हमें। तो आपको दिया जाए कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मुझे और रेट कांस्टेंट दिया हुआ है बेटा K, तो मुझे इसका रेट लिख के बताओ और ऑर्डर कितना होगा बताओ। 7/2। क्या होगा बेटा? 7/2। by 2. गुड। और रेट क्या हो जाएगी? K A की पावर 2 और K B की पावर 3/2 नहीं नहीं, एक साथ लिखते हैं बेटा, अलग अलग नहीं लिखते हैं। करके K A स्क्वायर B की पावर 3/2। आया बात समझ बेटा? यस सर। आ रहा है कि दिमाग में जा रहा है कुछ कुछ? तो यहां से ऑर्डर कितना हो जाएगा बताओ? ऑर्डर हो जाएगा 2 + 3/2। गुड। यस सर, समझ आ गया। And when this is valid, this is only valid when it is given that it is elementary reaction, या फिर हमें खुद को पता है कि ये सिंगल स्टेप होती है, या फिर दिया हुआ है। तो पता तो होना बहुत मुश्किल है, हम देख के किसी रिएक्शन को नहीं बोल सकते सिंगल स्टेप है। तो ये मान के चलो हमें कहीं ना कहीं दिया होगा,
ठीक है, आगे बढ़े हम। सर जल्दी से मतलब finish इसका करो। ऑर्डर सर एक्सपेरिमेंटल नहीं है इन वाली रिएक्शंस का। मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल ही है बेटा, बट एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि ये डायरेक्ट उसी के प्रोपोर्शनल होती है, तो एक रूल ही बना दिया गया कि समहाउ कोई तुम्हें इतना भी बता दे कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो फिर जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट से हम देखें, जो उसका बैलेंस, जो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही ऑर्डर का काम कर लेगा, ऐसा। ओके सर। डन। चलो बेटा देखो, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। और ये एक समझ लो एक तरह से अपना मैथमेटिकल इस चैप्टर का शुरू हो जाता है। यहाँ तक तो क्या बेसिक मैथ्स थी बेटा, यहाँ थोड़ी सी हल्की सी इन्वॉल्व मैथमेटिक्स शुरू होगी। सो इंटीग्रेटेड लेट रो एक्सप्रेशन हम मेनली बेटा हमारे सिलेबस में है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, एक आता है बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर, तो वो तो फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही होती है, बट मैं क्या करूंगा आपको बेटा nth ऑर्डर के लिए सिखा दूंगा कि कोई भी n ऑर्डर की रिएक्शन हो तो क्या करेंगे। दिस इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, बट यदि हमें ये आता है तो फिर कुछ भी कर लेंगे। तो पहले हम बेटा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जीरो ऑर्डर सीखेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर को सीखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड लो एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। तो जीरो, फर्स्ट और एक nth ऑर्डर का हम देख लेंगे एंड में। बहुत बेसिक सा एनालिसिस होता है बेटू, तो जिनको वैसे काम तो ये था, बट जिसको ये आता है फिर यदि कोई क्वेश्चन गलती से सेकंड ऑर्डर पे भी आ जाए, क्योंकि कभी पेपर टफ बनाना होता है तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन टकरा जाता है बेटा, तो वहां पे भी हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं कहानी को। तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसा कि हमने आपको बताया कौन सा आएगा हमारे पास में, जीरो ऑर्डर की बात करेगी बेटा अपनी। तो शुरू करता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा बेटा, तो ये हेडिंग लगाए इंटीग्रेटेड लो एक्सप्रेशन, और फिर शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। चले आगे। यस यस सर। सर। चलो तो बेटा क्या है, थोड़ा सा एनालिसिस होता है यहाँ, तो मैं बीच में डिवीजन बना रहा हूँ ना, पहले यहाँ लिखेंगे हम फिर यहाँ, ताकि एक पे हम ज्यादा लिख पाए। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो। ओके सर। तो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके लिए एनालिसिस को देखने के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट है मान लो A, और उससे हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना बेटा, इसका रेट कांस्टेंट मान लो K है, तो इसके लिए रेट को कैसे लिख सकता हूं, यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आपके सामने लिखा हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाउ आई कैन राइट द रेट, क्या मैं a टू द पावर जीरो लिख सकता हूं, सोचो जरा। यस सर। बिल्कुल कॉमन बात बेटा, आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है।
अब होता क्या है बेटा, मान लो कि किसी t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर a जो था वो उसका अमाउंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a, जिसको हम बोल सकते हैं बेटा a नोट, दिस इज इक्वल टू a। और टाइम t पे मान लो बेटो किसी भी जनरल टाइम t पर इसमें से कुछ टूट गया होगा, तो मान लो a टाइम t जो हो जाती है वो हो जाती है इस a में से x टूट गया बेटा, तो ये x टूटा तो ये कितना बन गया होगा, x बन गया होगा, क्योंकि स्टोइचोमेट्री यहाँ तो 1:1 के रेशियो में है, यदि कोई और रेशियो में होती तो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाता। क्या बात समझ आ रही है बेटा इतनी? नो सर। बेटा इनिशियल पे कुछ वैल्यू थी, मान लो 1 2 3 थी इसकी कंसंट्रेशन, हम बोल रहे किसी टाइम पे इसमें से x रिएक्टेंट खत्म हो गया, तो कितना बचा, क्या a माइनस एक्स, यस सर। और प्रोडक्ट बन गया जितना खत्म हुआ बेटा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन गया आपका। तो यस हमें सर, समझ आ एक्चुअल गया। में इनिशियल और बेटा किसी टाइम की कंसंट्रेशन से मतलब होता है, मैक्सिमम टाइम ये दी होती है निकलवाई जाती है। तो मैं बस एक बनाने के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं कि थोड़ा मतलब समझे। जहां x क्या है बेटा, x है अमाउंट रिएक्टेड, ऐसा समझो बेटा, कितना अमाउंट उसने रिएक्ट कर लिया t टाइम तक। गुड, क्लियर? यस सर। चलो बेटा अब ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, बहुत बेसिक सी बात है, समझना आराम से, बिल्कुल बेसिक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेट हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी, तो आई विल से बेटू रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर 0। अच्छा, ए टू द पावर 0 का मतलब कुछ नहीं है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू के, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 ही होती है बेटा, ठीक है। अब देखो मुझे बेटा इसको सॉल्व करना है, मुझे एक का एक एक्सप्रेशन निकाल के देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भेज देते हैं, सिमिलर टर्म्स को एक साथ ले आते हैं। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब मैं लिखूंगा तो देखो क्या ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी, और माइनस का माइनस है इधर, यहां तक समझे सभी? यस सर। अब क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं हम। टाइम जब 0 था तो कंसंट्रेशन कितना था, ए नॉट, और टाइम जब टी हो जाता है तो कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, ए टी। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, वापस ये समझा दो। बेटा इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम जब 0 होता है तो कंसंट्रेशन कितनी है, देखो टी इक्वल टू 0 पर ए नॉट, ए 0, और टी टाइम पे एक के साथ में टी जोड़ दिया, बस ये नोशन है बेटा, हमें वैल्यूज रहेगी ऐसा समझो। अब तुम्हें इसके लिए एक छोटी सी चीज आनी चाहिए, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx यदि होता है बेटा तो वो होता है x के बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dA किसके बराबर हो जाएगा बताओ, a के बराबर। तो यहां बेटा आएगा माइनस साइन तो एज इट इज रह जाएगा, और यहां आ जाएगा हमारे पास में a के बराबर। और इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक है, 80 से 80। ए नॉट से 80 इज इक्वल टू, इसी तरह बेटा जैसे dA का इंटीग्रेशन हुआ a, अब ये याद ही रखना पड़ेगा, वैसे ही dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, T। t हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक। अब सिंप्लीफाई करो तो बेटा इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, पहले ऊपर वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर नीचे वाली लोअर वैल्यू को। जैसे ही आप रखोगे बेटू, देखो माइनस को ऐसे के ऐसे रखो, ऊपर वाली वैल्यू को इसकी जगह मैंने रखा, तो बेटा यहाँ पे सिंस से बड़ा ब्रैकेट कंसंट्रेशन के लिए आ रहा है तो मैं बाहर छोटा ब्रैकेट लगा रहा हूं, एक टी माइनस ए 0 इज इक्वल टू के, टी की जगह पहले टी रखा माइनस 0। तो देखो सिंप्लीफाई होके क्या एक्सप्रेशन बन गया, देखिए जरा समझ में आ रहा है तो बेटा इस माइनस को यदि अंदर ले जाऊं तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ए नॉट माइनस ए टाइम टी इज इक्वल टू ए टी। तो एक तो ये एक्सप्रेशन में याद करना है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू
KT. This is a expression for zero इसकी डेरिवेशन order पूछता reaction. है सर। हाँ बेटा, इनके आते हैं डेरिवेशन के, सब कुछ ही आता है यहाँ से. अगेन लेट्स सी, छोटा सा है वैसे देखोगे तो ये सिंपल, ये प्रोसीजर हर जगह लगाएंगे. डीए बाई डी टी को लिखा के, तो जो सिमिलर टर्म्स होते हैं बेटा उनको एक तरफ ले आते हैं. तो यहाँ तो ए तो था ही नहीं, तो ए इधर नहीं आया. यदि ए की पावर कुछ होती तो वो भी इधर आता. ए नॉट ए टी, सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 80 पुट किया माइनस ए जीरो, और सॉल्व करके हम निकल के आते हैं कि के के बराबर आ जाता है. ये एक बेसिक प्रोसीजर है जो दिमाग में होनी चाहिए. ये एक ऑपरेशन है मैथमेटिकल बेटा जो तुम्हें आना चाहिए, कि पहले अपर लिमिट को रखते हैं फिर लोअर लिमिट को रखते हैं, और यहां से फिर सॉल्व होके हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आया. समझ आ रहा है बेटा इतना तक? ऑब्वियसली दिस इज सम मैथमेटिकल पार्ट इन्वॉल्व हियर, वो एक आइडिया होना चाहिए. दिस विल बी डन एवरीवेयर, ऐसा समझ लो. जो हम फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे या कोई भी देखेंगे जहां, तो यहां से मैं आगे बढ़ू. तो प्रैक्टिस करेंगे तो रिमेम्बर रह जाएगा. हाँ, ऐसा कुछ नहीं बेटा. सी दिस इज ए इंटीग्रेशन पार्ट. अब ये तुम्हें आना चाहिए बेटू, इसके लिए कोई वो नहीं है कि अब जैसे कि मैं एक चाहूँ तो तुम्हें एक वो भी करवा सकता हूँ. जैसे कि समझो बेटू, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, मान लो एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट होती 0 से 1. तो बेटा इंटीग्रेशन के रूल्स हमें थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3. कितना होता है? अभी इसका X रूल cube. से होगा. तो बेटा लिमिट 0 से 1, तो पहले 1 रख दो इसकी जगह, तो ये हो जाएगा बेटा 1/3 माइनस 0 रख दो, तो आंसर आया 1/3. तो ये एक जनरल प्रोसीजर है, पहले ऊपर वाला लिमिट फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं हम. यस सर. दिस इज जनरल प्रोसीजर, वही किया है हर लाइन बाय लाइन में, तो सिंप्लीफाई करते आया हूं. दैट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर, ये तो याद रखना है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग जीरो ऑर्डर क्वेश्चंस. गुड, यहां तक समझ आई बात? यस सर. चलो बेटा, अब यहां से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा, और समझते हैं कि कैसे कहानी चल रही है. पहले लिखने। एक बार रुक जाओ बेटा, लिख लेना. तो ये हमारे पास हो गया. ठीक है, तुम ये लिखो, तब तक मैं इधर लिखता हूं, फिर उसको समझा दूंगा. जब तक तुम साइड से लिख लो तब तक मैं भी लिख लेता हूं. जल्दी जल्दी लिख लो. चलो, सो डन. गुड बेटा. सर डन। चलो बेटा देखो, ध्यान दे इधर बेटू. बेटा लिख लिया क्या? यस सर. इज इट डन? चलो बेटा इधर देखो. बेटा एक टर्म होती है
जिसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन। बेटा नाम ही बताता है, देखो इसको डिनोट करने के लिए बेटा जो सिंबल यूज होते हैं, या तो इसे कैपिटल टी से दिखा देते हैं, और इधर भी राइट टी और उसके सबस्क्रिप्ट में बेटा 1/2 लिख देते हैं। तो इसका मतलब होता है टी हाफ, इसको पढ़ते हैं बेटा टी हाफ। ठीक है, तो दोनों सिंबल्स यूज होते हैं। अभी टी हाफ लिखने में थोड़ा दिक्कत लगती है मुझे, तो मैं कैपिटल टी यूज कर लेता हूं, मतलब समझ में आना चाहिए बेटा हमें उसका। आ रहा है बात समझ में? सो टी या टी हाफ हम इसको डिनोट करते हैं, दैट इंप्लाइज द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। सो मतलब क्या हुआ, नाम से ही समझ आता है बेटा, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो वो टाइम जिसमें रिएक्शन आधी खत्म हो जाए या आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उसको बोला जाता है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल कॉमन सी बात है बेटा, कि वो टाइम जिसमें हाफ लाइफ खत्म हो जाए, हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो उसे बोला जाता है टी हाफ। बेटा आ रहा है समझ में? यस सर। एनी प्रॉब्लम बेटू? बेसिक चीज बिल्कुल। तो बेटा जीरो ऑर्डर के लिए देखो हाफ लाइफ निकालते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर, ये हमने किसके लिए निकाला? फॉर जीरो ऑर्डर, सबके लिए निकलेगी ये, जो भी हम पढ़ेंगे उसके लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए बेटा जब हमने हाफ लाइफ निकाली, तो आप देखो बेटा t इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन को हमने मान लिया a है, कोई वैल्यू मान ली बेटा। तो बताओ t हाफ तक कितना खत्म हो जाएगा? A/2। कॉमन लॉजिक, क्या आधा बचेगा? हाफ लाइफ यही तो होती है, वो टाइम जिसमें आधा खत्म हो जाता है, आधी कंप्लीट हो जाए रिएक्शन। तो बेटा शुरू यदि मान लो 10 से किया था, मेरे सिंपल सोचो, मेरे पास मान लो 10 रुपए है, मैं बोलता हूँ मेरे पास हाफ रुपए बचते हैं, तो वो हाफ लाइफ उन रुपयों की लेट से, तो जितने टाइम में मैं मेरी सैलरी का आधा मान लो खर्च कर देता हूँ, वो उसकी हाफ लाइफ है। तो कब मतलब हाफ लाइफ पे मेरे पास कितने रुपए बचेंगे? क्या जितने मेरे पास आए उसके आधे? आता है ना समझ में? बेसिक चीज बेटा, यस बिल्कुल सर। कॉमन सेंस। तो टी टाइम पे मतलब हाफ लाइफ पे, दिस कैपिटल टी इज रिप्रेजेंटिंग हाफ लाइफ ईयर, तो हाफ लाइफ पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? A/2, यदि शुरू में ए थी। तो बेटा जीरो ऑर्डर का इक्वेशन हमने याद किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसको अप्लाई कर लिया, इनिशियल को ए रख दिया, टी टाइम को, टी सिंस हाफ है यहाँ पे, तो उसकी जगह A/2 रख दिया, के इंटू टी, और टी क्या था बेटा? हाफ लाइफ, तो उसकी जगह भी टी रख दिया। तो सिंपलीफाई करके हमें पता चला टी कम्स आउट टू बी A/2 के। क्या साफ पता चल रहा है बेटा कि हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहां मैं एक स्टेटमेंट भी लिख देता हूं बेटा, वैसे तो तुम्हें साफ दिख रहा है बट लिख देता हूं फिर भी, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर इज proportional टू इनिशियल कंसंट्रेशन, इज proportional टू इनिशियल कंसंट्रेशन। बात समझ आई? तो बेटा जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी, क्या वैसे वैसे हाफ लाइफ भी कम होती चली जाएगी? यस सर। मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटती है बेटा, वैसे वैसे हाफ लाइफ भी आपकी कम होती चली जाती है। कॉमन सी बात है, क्योंकि कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। यदि शुरू में ये 100 अमाउंट था, तो इसकी हाफ लाइफ कुछ होगी, फिर जब ये 50 बच गया होगा, तब इसकी हाफ लाइफ कुछ और हो जाएगी। तो हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के साथ में वेरी करती है, यहां से एग्जैक्टली चलता है। तो बेटो क्विकली, ये आई होप समझ आ गया सबको। यही ट्रीटमेंट बेटा सबके लिए होगा। अगेन दिस प्रोसीजर एंड दिस प्रोसीजर वी आर गोइंग टू रिपीट फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फॉर nth ऑर्डर। तो दिमाग में बिठाओ कि क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, इसको कैसे हमने अप्लाई किया, वही करेंगे। ए नोट को ए लिखेंगे, ए टी को A/2 लिखेंगे, और फिर ऐसा फॉर्मूला जो फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसा कुछ और फॉर्मूला आएगा ही नहीं आएगा, उसमें वैल्यूज रखेंगे और फिर टी हाफ उसके लिए निकालेंगे। आया समझ आ रहा है? तो जल्दी से बेटू इसको लिखो, यस सर। राइट डाउन दिस राइट हाफ ऑफ द स्लाइड, जल्दी से लिखे। फिर बेटा एक कुछ और पोर्शन देख के एक छोटा सा, और फिर हम शुरू करते हैं इस पे क्वेश्चंस करना।
Done. लिख लिया सबने? सर 2 मिनट। बेटा प्रोसेस को एक बार रीड आउट भी करो और दिमाग में थोड़ा बिठाने की कोशिश करो कि टी हाफ देंगे तो सिमिलर प्रोसीजर होगा, उस रिएक्शन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, द सेम प्रोसीजर विल गो ऑन एंड वी विल एंड अप फाइंडिंग टी हाफ। सिमिलरली बेटा यहाँ क्या करेंगे, रेट लिखेंगे, सिमिलर टर्म्स को एक तरफ लाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे उसी तरह से, और फिर इंटीग्रेशन से जो टर्म बनेगी वो फॉर्मूला बन जाएगा। सो दिस इज द वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। एग्जैक्ट प्रोसीजर रिपीट करेंगे हम, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल एज इट इज बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे, जो यहाँ किया है सब कुछ वैसा का वैसा, बस इंटीग्रेशन बदल जाएगा, इतना सा फर्क पड़ेगा कि इंटीग्रेशन बेटा चेंज हो जाएगा, बाकी एज इट इज हम रिपीट करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। गुड। Yes, sir. चलिए बेटा तो ग्राफ बनाते हैं थोड़े से, है ना, इसके जो हमने अभी सीखा उस पे। डन सर। अच्छा अब छोटी छोटी बातें करते हैं, देखते हैं आप समझ पाते हैं क्या। बेटा टाइम के साथ यदि मैं रेट ग्राफ बनाऊं जीरो ऑर्डर के लिए, सारे ग्राफ हम किसके लिए बना रहे हैं बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए। सो रेट के साथ, टाइम के साथ रेट बदलती है क्या? द इक्वेशन इज आर इक्वल टू के। हे भगवान क्या हुआ? अरे Yes, बेटा sir. सी Yes, के sir. कांस्टेंट बदलती है. होता है, के कांस्टेंट है, रेट हमेशा कांस्टेंट रहती है जीरो ऑर्डर। देयर इज नो चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, सेम रहती है हमेशा। नहीं समझ आया? आ गया सर। अरे भाई जीरो ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड थोड़ी करती है हमारे इस पे। हाँ सर, आपने बताया था पिछले स्लाइड में. हाँ अभी तो बात की थी हमने, जब कंसंट्रेशन पे Yes, डिपेंड sir. नहीं करती, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो तो कांस्टेंट होती है। ठीक है बेटू। Yes, sir. चलो सेकंड देखो, देखे समझ में आता है क्या ग्राफ तुम्हें? मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं कंसंट्रेशन के साथ में टी हाफ का बेटा, मतलब हाफ लाइफ का। तो बताओ लो मैं इक्वेशन लिख देता हूं तुम्हारे सामने, टी हाफ इज इक्वल टू जो कंसंट्रेशन होती है अपॉन 2k। तो क्या ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? यस सर। तो कैसा ग्राफ So, बनेगा? कैसे कोई लाइन? yes, sir. भाई तुम्हें बेसिक्स तो आता है, बिल्कुल बेसिक चीज ही तो कर रहे हैं अपन। नहीं आया समझ? सर ये वापस समझा दो एक बार. अरे बेटा दूसरा ग्राफ. टाइम हाफ लाइफ के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है ये स्टेटमेंट। देखो बेटा हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो इधर जाने पे क्या हो रहा है, देखो ऐसे समझो, इधर जाने पे क्या कंसंट्रेशन बढ़ रही है? अरे Yes, एक्सेस sir. पे बेटा इधर जाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना। Yes, sir. तो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, तो टी हाफ भी बढ़ जाएगी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो, और कंसंट्रेशन घट रही है तो टी ये हाफ आप भी ही. घटता जाएगा। Yes, sir. देखते हैं, देखें, ऐसे मत करो, एकदम झटका लगता है। कंसंट्रेशन एट टाइम टी विद टाइम टी, द इक्वेशन इज, मैं लिख रहा हूं इक्वेशन यहां, आप सबको पता है बेटा जीरो ऑर्डर इक्वेशन होती है एन नॉट माइनस ए टाइम टी इक्वल टू के टी। तो ए टी की पूछ रही है तो ए टी को एक तरफ रख लो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ बेटा ऐसे। तो ए टी कैन बी रिटन एज ए नॉट माइनस के टी। तो कैसा ग्राफ होगा ये? कांस्टेंट होगी ना। अरे नो नो नो, कहाँ
कांस्टेंट है बेटा इन कांस्टेंट ग्राफ क्योंकि वो में। के टी है ना, तो के तो सर कांस्टेंट है ना। स्ट्रेट लाइन। हाँ स्ट्रेट लाइन है। स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? बेटा नेगेटिव टाइम स्लोप के साथ सर। कम होता है। याद करो y इक्वल टू एम एक्स, कंपेयर कर सकते हैं s। नेगेटिव स्लोप के साथ कम हो रही है बेटा, तो किसी t टाइम जीरो पे जितनी थी t के साथ लगातार कम होती जाएगी ये। भगवान क्या होगा मेरा? स्लोप ऑफ लाइन इज नेगेटिव ऑफ k। अरे तुम्हें स्ट्रेट लाइन वगैरह कुछ आइडिया नहीं क्या? तब तो बताऊं मैं। नहीं सर है ना। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन रिलेशन। ये y मान लो, इसको y एक्सिस, दिस इज बेटा कांस्टेंट एंड दिस इज t इज ऑन x एक्सिस एंड दिस बिकम्स द स्लोप। धन्यवाद। यस सर, अब समझ आ गया। अरे सिंपल वही तो बन रही है। अरे नहीं पता चलता तो वैल्यूज रख रख के देख लो यार। t इक्वल टू जीरो रखो यहाँ, क्या 80 इक्वल टू ए नॉट, तो ये ए नॉट से शुरू होगी। अब t की कुछ भी वैल्यू रखूंगा तो ए नॉट में से कम ही होगी वो, तो ये लगातार कम होती चली जाएगी। यस सर। गुड, आगे बढ़े। यस सर। चलो क्वेश्चन करते हैं। A very first question and that also surprising। तो देखते हैं बेटू कैसे करते हो। अब के बार बेटा रिएक्शन चेंज कर रहा हूं। एन ए से बनता है पी। इट इज गिवन दैट दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको ये दिया गया है बेटा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट के है। दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये दिया है आपको। डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगेंगे, दिमाग लगेगा। फाइंड हाफ लाइफ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है। वैसे ऐसे क्वेश्चन 5% ही आते हैं, बट मुझे पता है इजी क्वेश्चन सारे कर लोगे, तो थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं, देखे कितने बच्चे दिमाग लगा पाते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन की टर्म्स में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी वैल्यू मान के इनिशियल कंसंट्रेशन की, ए एक्स कुछ भी मान लो, डजेंट मैटर। ए नोट, आई नो डायरेक्ट क्वेश्चंस, चाहे ये इक्वेशन कुछ भी नहीं है याद रहेगी तो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं इसके। ये इक्वेशन याद है तो वन लाइनर होते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, तो कुछ अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यदि इस वैरायटी का क्वेश्चन आ गया तो वो नहीं होते फिर हमसे, तो वैसा एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, है ना। एनी इनपुट्स? अरे कुछ तो आंसर दो सर। एन नोट बाई 2k, कुछ भी आंसर। चलो आप बताओ आंसर, मैच कर लो। क्या हुआ है? नहीं आप बताओ ना बेटा क्या आ रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कुछ आएगा तो बताओ क्या आ रहा है। गलत ही तो होगा, क्या आ रहा है वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या क्या आंसर्स आते हैं।
बताओ बताओ जल्दी से। हम्म। एनीवन जिसका कुछ भी आंसर बन रहा हो। सर Na/2 के ना, सर a की पावर n/2 के। ना, ए की पावर एन तो कहाँ से आ जाएगा? जीरो ऑर्डर में तो कोफिशिएंट पे डिपेंड ही नहीं करती ना बेटा। अरे इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बच्चे भी है यार, कुछ तो आंसर करो। सर 2an/3 के। चलो करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं बेटा। बेटा अब यहाँ पे देखो बेसिक्स की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले फेल हो जाते हैं, तो बेसिक्स पे चलते हैं अपन बिल्कुल। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकता हूँ बताओ यहाँ से? रेट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ, क्या माइनस ऑफ dA/dt लिख सकता हूं क्या रेट को, या क्या लिखूं? अरे ये तो बता दो, रेट को क्या लिखूं इन टर्म्स ऑफ ए, एक चेंज इन ए की टर्म्स में क्या लिखूं रेट को? ये तो इक्वल टू होगा, ये सबको पता है। ए की पावर 0 लिखना नहीं लिखना बराबर है, बट यहां क्या लिखूं? यहां हु कैन टेल? नालायक को सबको आता है, धूल में दे दिया पिछले लेक्चर का पढ़ा हुआ सब। अरे किसी भी कंपोनेंट की टर्म्स में रेट को लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? रेट डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक हाँ, कोएफिशिएंट। इसमें क्या जोर आ रहा था, इतना सोच कहाँ रहे थे बेटा? हे भगवान, अरे ये समझ आया क्या लिखा मैंने? यस सर। पूरा बेटा एक क्लास लगाया इस पे, तो यहां से देखो, कैन आई राइट माइनस ऑफ dA/dt इज इक्वल टू एन के, लिख सकता हूं क्या? यस सर। देखो इधर, n इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, k इज ऑल्सो अ रेट कांस्टेंट। मैं चाहूं तो इन दोनों कांस्टेंट को एक नया नाम दे सकता हूं k डैश। अब सिमिलरिटी करो बेटा दोनों की, क्या ये एक्सप्रेशन अब वैसा ही दिख रहा है या पहले था हमारा ये वाला? यस सर। कि एक तरफ कांस्टेंट है और दूसरी तरफ dA/dt है। अब आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसके लिए टी हाफ क्या आया था? ऐसे एक्सप्रेशन के लिए टी हाफ की वैल्यू आई थी, देखो इधर a/2k। सो द टी हाफ, और इसके लिए जब सोल्व करोगे तो वो आएगा a/2k डैश, एंड व्हाट इज k डैश? k डैश इज k। सो द आंसर इज 2nk। दिस इज द आंसर वेयर a इज इनिशियल कंसेंट्रेशन, है ना? ये भगवान, ये क्या हुआ? वापस देखते हैं सी, डरने की जरूरत नहीं है। हमें बेटा सवाल दिया गया था टी हाफ निकालो। द प्रॉब्लम इज, हमने जो डेरिवेशन किया है वहां पे 1 और 1 मान के किया है, बट यहां पे तो 1 नहीं आया सर, n आ गया। फिर तो n आया तो बदलता क्या जाएगा बताओ? यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएगा, तो क्या पहली लेक्चर पूरा इसी पे प्रैक्टिस की थी हमने? टेल मी बेटा, यही तो प्रैक्टिस की थी। आगे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ आ जाए रिएक्टेंट के या किसी के, तो कैसे लिखोगे रेट को? तो नए टर्म्स में लिख दिया, आ गया तो क्या हो गया, नए टर्म्स में लिख दी इक्वल टू के, और सिंप्लीफाई किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके बाद चाहो तो पूरा सोल्व करो, बट वी डू नॉट रिक्वायर, क्योंकि अब हमें पता है कि दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, हमने इसको नया कांस्टेंट बोल दिया। अब नाउ दिस एक्सप्रेशन सिंपली उसी तरह होगा जैसे के था यहाँ पुराना तरह से। सो द फाइनल आंसर इज ऑल्सो दिस। हाँ, ऐसे परेशान मत हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं बट आते हैं।
तो इन्हीं में दिमाग लगता है। और सर ट्रिकी था बहुत, मगर सर अब समझ आ गया। बेटा ट्रिकी नहीं, एक्चुअल में बेसिक था। ट्रिकी तो ये है ट्रिक, देखो ट्रिक ये है, मैं के डैश मान लिया। क्या तुम के डैश नहीं मान के इसको इंटीग्रेशन से आगे सॉल्व करते तो होता कि नहीं होता? 100% होता। उसी तरह होता ना बेटा, यहाँ पे क्या फर्क आता, हर जगह एन आ जाता है यहाँ पे। अरे भाई एन हर जगह मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ लास्ट में एन के टी आ जाता, यस और सर। फिर रखते तो यहाँ पे एन एक्स्ट्रा होता, तो एन के बीच में आ जाता। ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक यही है कि इसको के डैश बोल दिया और इसको सॉल्व कर लिया। ये तो तुम्हें पूरा पिछला लेक्चर सिखाया मैंने। यस सर। मुझे यहाँ की दिक्कत नहीं थी, मुझे पता है क्या दिक्कत थी, मुझे ये था कि बच्चे यहाँ पे आने के बाद इसको पूरा इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे। मुझे ये तो लग रहा था कि ये तो कर ही लोगे। मैं तो ये सोच में पड़ गया था कि यहां से तुम इंटीग्रेशन करने लगोगे और पूरा 1-1.5 पेज भर के फिर आंसर निकालने की कोशिश करोगे। बट हम तो यहीं पे खत्म हो गए, यही नहीं लिख पाए। बताओ बेटा, ये याद रखने की चीज है हमेशा। क्या याद रहेगा हमें? यस सर। सी बिटू, हर एक चीज हम जनरलाइज्ड वे में कर रहे हैं, बट हर चीज भी हम जनरल नहीं बना सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हर जगह एन लेके या ऐसे लेके नहीं करवाई जाती चीजें, क्योंकि वो चीजें बहुत कम आती है। बट यदि बेसिक्स हमें आते हैं तो हमें आना चाहिए। तो राइट दिस डाउन, जल्दी से लिखो, और इसके एक्सप्लेनेशन में एक लाइन लिख लो जैसा आपको खुद को समझ पड़े कि ये मैंने क्या किया। जल्दी से लिखो, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा। जल्दी से कर लो। कोई बच्चा ऐसा हो बेटू जिसको लग रहा हो सर ये कैसे लिख दिया, तो मुझसे जरूर पूछ लो एक बार। बता दो सर। हाँ बहुत बढ़िया बेटा। बेटा पिछली बार एक डिस्कशन किया था, रेट ऑफ रिएक्शन। ये देखो फॉर्मूला था एक, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो उसको यही लिखा है। तो पिछली क्लास का फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? सदमे में तो नहीं है तुम? एक और सवाल करें? बस एक सवाल और करवाऊंगा, चिंता मत करो आज का। बढ़े आगे, सर एक मिनट। जिसमें पूरी पीएचडी होगी आपकी जीरो ऑर्डर पे। तो वो ग्राफ बना रहा था। अच्छा बेटा बना लो, जल्दी से करो। तो डन। चलो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं। और इस बार कोशिश करना कि थोड़ा सा दिमाग लगा के कर पाए हम, ठीक है बेटा? ए से पी एक रिएक्शन दी हुई है बेटा आपको, ठीक है? अब सिंपल रिएक्शन ले रहा हूं मैं, वैसा कुछ चमत्कार नहीं कर रहा। एक तरफ टाइम की टेबल दी गई है और एक तरफ कंसंट्रेशन वैल्यू दी गई है आपको रिएक्ट की, है ना? तो बेटा 0 मिनट पर आपकी कंसंट्रेशन थी 20 मोलर। 10 मिनट पर बेटा कंसंट्रेशन हो जाती है 16 मोलर। 20 मिनट पर कंसंट्रेशन हो जाती है 12 मोलर, ठीक है बेटा? और आगे दिया गया है 30 मिनट पर कंसंट्रेशन हो जाती है 8 मोलर। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है बेटू।
और आपसे पूछा क्या क्या जा रहा है मैं यहां लिख देता हूं। फर्स्ट पार्ट फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 मिनट, 10 मिनट पे कितनी होगी रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड पार्ट हाफ लाइफ एट 20 मिनट। फोर्थ पार्ट इनिशियल हाफ लाइफ, इनिशियल हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। बेटा ध्यान दे, फर्स्ट पार्ट मैं करके बता रहा हूं, कई बच्चों के मन में ना प्रैक्टिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेटा ये थ्रू आउट द प्रोसेस चलता रहेगा ऑर्डर आइडेंटिफाई करना, और लास्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चन मिला के देखेंगे सारी चीजों के। अभी बिल्कुल बेसिक बात पे चल रहा है। वैसे तुम सॉल्व किए बिना बता सकते हो ऑर्डर कितना होगा? सर 0। हाँ, क्योंकि मैंने और कोई तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, है ना। तो ऑर्डर तो 0 है, हम सॉल्व किए बिना बता सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू हाउ वी गो आइडेंटिफाई दिस ऑर्डर बेटा। तो बेटा जब भी कोई ऐसी रिएक्शन आती है हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना हम क्या करते हैं बेटा। ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बेटा, तो ये है रिएक्टेंट यहाँ ना। जब भी कोई ऐसा सवाल आता है ऑर्डर आइडेंटिफाई का, हम क्या लिखते हैं सबसे पहले बेटा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। हम मानते हैं बेटा कि ये मान लो कि 0 ऑर्डर है, तो आर को क्या लिख सकता हूं बेटा, कोई भी जनरल ऑर्डर है हम मान लेते हैं बेटा। सो रेट कैन बी रिटन एज के टू द पावर n बेटू, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। बिल्कुल। तो अब बेटा ध्यान से देखो, दिस रेट कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ dA अपॉन dt एंड दिस इज इक्वल टू k टू द पावर n। अब बेटा ध्यान से देखो, तो हम सॉल्व करते हैं, dA बाई dt इधर देखो, तो इससे इसके बीच का डिफरेंस कितना है कंसंट्रेशन का? 4 मिनट्स। 4 का कंसंट्रेशन Yes, का sir. डिफरेंस बेटा 4 मोलर का, तो 4 अपॉन टाइम कितना है 10। भाई 10 का चेंज हुआ ना बेटा टाइम में dt, आ रहा है समझ में? यस sir. सर। इज इक्वल टू k, और a क्या होती है बेटा आपकी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम इनिशियल लेते हैं, जिस भी डिफरेंस को लेते हैं उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ बेटा मैं लिखूंगा क्या, ध्यान से समझना। सो हियर आई विल राइट 20 टू द पावर n। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? फॉर No sir. t 0 टू 10। अब बेटा मैं लिखूंगा t 10 से 20 के लिए, 10 टू 20 का ले लेता हूं जैसे इंटरवल, कोई भी ले सकते हैं, हमने ये ले लिया जस्ट। नेक्स्ट कंपेयर करके देखते हैं। तो इसके लिए बेटा मैं लिखना चाहूं तो बताओ dA बाई dt क्या फिर से 4 है इस वाले इंटरवल, यस सर। टाइम फिर से 10 ही लगा। बट बेटा जब यहां पे मैं लिखूंगा तो k मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई n। तो अब साफ देखो बेटू, क्या ये दो क्वांटिटीज इक्वल हो सकती है क्या? ये पॉसिबल है क्या कि 4 बाई 10 k इंटू 20 n के भी इक्वल हो जाए और 4 बाई 10 k इंटू 60 n के भी इक्वल हो जाए? Yes sir. ये केवल तभी पॉसिबल है जब n क्या हो जाए 0। आया समझ में? हाँ, नहीं आ रहा सर ये आ गया सर। सर ये पॉइंट पे वापस उतरना जो आपने बताया भी। बेटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, बट राइट साइड Yes, में sir. एक में है k इंटू 20 टू द पावर n और k इंटू 60 टू द पावर n। क्या 20 टू द पावर n कभी भी 60 टू द पावर n के बराबर हो सकता है क्या? No sir. ये कभी भी नहीं हो सकता बेटा, ये केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, व्हेन n बिकम्स 0। तो अपना ऑर्डर कितना Yes, आ sir. गया समझ रिएक्शन आ का? ये लो। 0। तो बाकी सवाल करना शुरू करो, ये मैंने करवा दिया आपको। रेस्ट यू सॉल्व दिस, इसकी हेल्प बेटा हमने मान लिया लेट ऑर्डर n, ऑर्डर n, और मान के सॉल्व करके हमें 0 मिल गया। तो रिएक्शन कैसी है हमारी? 0 ऑर्डर। अब बाकी के पार्ट तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है, करो, उसके बाद फिर हम बताएंगे।
बहुत आसान है, अब तो सभी खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। बाकी पार्ट्स तो काइंड ऑफ एक में फिर भी हल्का सा टाइम लगेगा, बाकी तो ओरल आंसर लाएगा। बट करते हो कि नहीं देखते हैं बेटा। सर 0.4। हाँ 0.4। सर सेकंड वाले का 0.6। उसका भी 0.4 है। ना ढंग से नहीं, सेकंड वाले का ऑर्डर तो 0 आ गया, सेकंड मतलब कैसा, सेकंड का आंसर 0.4 आएगा। सर हाँ सर, थर्ड वाले का। नहीं, थर्ड का। थर्ड का आंसर सोचो बेटा, गलत आ रहा है। थर्ड बेटा हाफ लाइफ पूछी है, तो दिमाग लगाओ। सर 20 मिनट्स का ही निकालना है ना वैसे बेसिकली, हाँ या 20 मिनट्स की हाफ लाइफ। 20 मिनट्स पे जब रिएक्शन है तब हाफ लाइफ कितनी है। 20 मिनट्स को ऐसा समझो हम इनिशिएशन मान रहे हैं, इसका मतलब हो गया बेटा हाफ लाइफ है 20 मिनट का मतलब है जब 20 मिनट को हम यदि स्टार्टिंग सिचुएशन मान ले तब हाफ लाइफ कितनी होगी। बेटा सेकंड पार्ट 2/5। नहीं बेटा, बेटा सेकंड पार्ट तो बहुत ज्यादा आसान है, सामने आंसर लिखा हुआ है। नहीं सर Yes, थर्ड का। sir. 4/10. सर थर्ड का सर 3.4। नहीं बेटू। सर 3/4। सर 2। नहीं बेटा, कैसी गलतियां कर रहे हो। चलो बेटा सभी देखें, मैं सॉल्व करवाता हूँ, इधर देखो अब सब बच्चे। बेटा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखो, रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 मिनट। तो बेटा सिंपल हमने बात सीखी हुई है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होती है। हम जानते हैं रेट ऑफ जीरो ऑर्डर इज कांस्टेंट, होती है नहीं होती? अरे पता है ना। 0.3। सर तो बेटा सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, रेट किसी भी टाइम पे पूछ, 0.4। आंसर क्या आएगा रेट का के, और के कितना है, के इस फर्स्ट इक्वेशन से निकल जाएगा, साफ दिख रहा है बेटा कि n 0 है तो k की वैल्यू है 0.4, तो आंसर इज 0.4। थर्ड का क्या है? 0.3। नहीं बेटा। क्या सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर सेकंड तो समझ आ गया सर, वो भी क्या। चलो थर्ड देखो बेटा, थर्ड में पूछ रहा है बेटा हाफ लाइफ है 20 मिनट। तो बेटा हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टी है 20 मिनट जब पूछ रहे हैं मुझसे, तो बेटा ये इनका मतलब होता है, इसका किसी स्पेसिफिक टाइम से पूछने का मतलब कि इस मोमेंट पे तुम मानो कि रिएक्शन शुरू हुआ है, उसे आधी होने में कितना लगेगा। वैसे तो पहले मैं कॉमन सेंस से आंसर करके बता सकता हूं, बट हम सॉल्व भी कर लेते हैं। बेटा 20 मिनट के लिए देखूंगा तो कंसंट्रेशन है 20 मिनट, क्योंकि ए क्या होती थी उस टाइम की कंसंट्रेशन जहां पे बात करते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k, ये होता है टी हाफ का फॉर्मूला जीरो ऑर्डर का। तो 20 मिनट पे कितनी कंसंट्रेशन है, 12। Yes, sir. बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 0.4, सो द आंसर इज 15 मिनट। अरे मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मुझे लग रहा है ये सही कर रहे हैं अपन, क्या गलती कर रहे थे? सर मैंने 20 ले लिया। किसको? सर मैं 12 का आधा कर दिया था सर, 6 लेके कुछ ऐसे कर रहा था मैं। इसे मतलब मैंने टाइम की जगह मैंने कंसंट्रेशन को देख लिया नहीं वो तो 20। कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, वो तो ढंग से करो, लेकिन क्या था फॉर्मूला, A80 माइनस A80 इक्वल टू KT, था कि नहीं? तो जीरो इस समय 20 को माना हुआ है एक तरह से इनिशियल वैल्यू, तो 20 पे कितनी है, करो बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा आंसर। 12 आधा खत्म होने का मतलब 6 इक्वल टू K 0.4 इंटू टी, लो कैसे नहीं आएगा आंसर, 100% आएगा। मैंने भी तो यही किया था। 6 अपॉन 0.4 15, 100% आएगा, कैसे नहीं आएगा आंसर।
अरे बेटा यहाँ ए नोट को 0 टाइम मत समझा करो। ए नोट वो इंस्टेंट है जिससे हम रिएक्शन देखना शुरू कर रहे हैं। आ रहा है क्या बात समझ में? यस सर, अब समझ आ गया। लो कर लिया सोल्व। फॉर्मूले से भी कर लो और डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, दोनों से आंसर आ रहा है। बताओ अब जिन्होंने ये किया उन्होंने क्या गलती कर दी? सर 0.4 की जगह 0.2 लिखा था। वाह भाई बहुत बढ़िया। सर इनिशियल 25 आएगा क्या? हाँ, इनिशियल हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 25। बहुत बढ़िया। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब तो समझ ही गए बेटा। टी हाफ एट 0 मिनट पूछा है, तो 0 मिनट की कंसंट्रेशन अपॉन 2 इंटू 0.4। सही कर रहा हूं ना मैं? कोई गड़बड़ ना कर दूं, देख लेना। तो आंसर आएगा 25 मिनट। समझे क्या? कहीं ऊपर से तो नहीं जा रहा? वो सर। हाँ, तो काम सुनो। 0 ऑर्डर तक के एग्जाम्पल्स या जो भी कुछ रिएक्शन में है, फिनिश देम। अच्छा, बीच में हो सकता है बेटा एनसीईआरटी में थोड़ा सा ऑर्डर डिफरेंट है पढ़ने का, है अपनी बुक में भी बेटा ऐसे मिल सकता है। शायद उन्होंने मोलिकुलरिटी और कोलिजन थ्योरी पहले पढ़ा दी है शायद, तो उसको टेंशन मत करना, उसका कोई क्वेश्चन बीच में छोड़ देना। वी विल स्टडी दैट लेटर ऑन। 0 ऑर्डर से रिलेटेड और रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना, जो इनिशियल क्वेश्चन थे, कंपोनेंट की रेट दे दी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे खत्म होने चाहिए। अब आपको बेटा कल परसों का ऑफ है जैसे, और कल टेस्ट है, चलो टेस्ट के लिए पढ़ोगे, बट परसों जैसे यदि ऑफ है तो ये काम खत्म होना ही चाहिए, नहीं तो इट विल बिकम अ बर्डन। समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं सवाल को? यस सर। एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूं, समझ आया तो। व्हाट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन एट टी इक्वल टू 50 मिनट? जेई में पूछा गया सवाल है बेटा, सेम डेटा के साथ, बट उन्होंने ये 4 पार्ट नहीं पूछे थे, डायरेक्ट लास्ट सवाल पूछा था। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट टी इक्वल टू 50 मिनट? पहला ही ऑप्शन था 0.4। क्या लगता है तुम्हें? रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी 50 मिनट पे? अरे लगाओ दिमाग यार। सर 2/5। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन तो 0.4 वही तो है, कांस्टेंट है 0.4, बट 50 मिनट पे कितनी होगी? स्पेशल क्वेश्चन था बिल्कुल। अरे फोर्थ क्वेश्चन में आंसर छुपा है, फोर्थ पार्ट में। इतना करवाने के लिए मैं तुम्हें यहां तक लेके आया हूं, यहां पे आंसर छुपा है। अब बताओ 50 मिनट पे कितनी रेट ऑफ रिएक्शन होगी? हे भगवान, अरे बोलो कुछ तो। जेई नाम आ गया तो डर गए? आंसर 0 है। चलो अब कोई समझा दो। द रेट ऑफ रिएक्शन एट 50 मिनट इज 0। सर खत्म हो गया हाँ, कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट खत्म हो गया, पूरी रिएक्शन खत्म हो गई 50 मिनट पे। नहीं समझ आया? अरे बेटू यस सर, 30 मिनट पर सर टी हाफ 8 मोलर है सर। कॉमन समझो, क्या इसको ही आगे बढ़ाऊं? ध्यान से सुनना। 50 पे सर 0 मोल वैसे तो दिमाग लगाने की मोलर जरूरत हो नहीं है। जाएगी। 40 पे 4 बचेगी, देखो जिस तरह से चेंज हो रही है। 50 पे कितनी बचेगी? 0। और इस फोर्थ पार्ट से दिख भी रहा है बेटा, टी हाफ 25 मिनट है, तो 25 मिनट में आधी खत्म हो जाती है, तो क्या अगली 25 मिनट में पूरी रिएक्शन खत्म हो जाएगी? अरे Yes, आया sir. क्या दिमाग में? हाँ सर। हाँ, टेंशन मत करो, बोर्ड ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाता है, बट पहला ही ऑप्शन 0.4 था और बच्चों के दिमाग में रटा होता है बेटा। 0 ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कितनी? 0 ऑर्डर रिएक्शन की रेट क्या होती है? अरे क्या होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और पहला ही ऑप्शन 0.4, बच्चे मस्त मारे 0.4, और बाद में जब पता चला आंसर 0 है तो सोचो -1 प्राप्त हुआ। समझ में आती है बात बेटा? सी समझो बेटा, चीजें केवल रटने से कई बार नहीं बनती है।
कॉन्सेप्ट सेम था, ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट बच्चों को, बोर्ड के बच्चों को भी नहीं सिखाया जाता, बट द ओनली डिफरेंस वो कि वो जेई में क्वेश्चन आया तो कुछ तो थोड़ा दिमाग अप्लाई करो कि वो 50 मिनट पे क्यों पूछ रहा है। यदि कॉन्स्टेंट ही होनी थी तो जेई का क्वेश्चन कहां से बनाओ। आई बात समझ में? तो बेटा रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसे करनी थी कि 50 मिनट पे एक्चुअल में खत्म हो जा रहा है रिएक्शन, तो 50 मिनट पे तो कोई बता ही नहीं तो रिएक्शन होगी ही नहीं, खत्म बात, जीरो रिएक्शन रेट। गुड। यस तो सर। बेटा इसको करे, खत्म करे, और कल हम आगे पढ़ाई करेंगे और फिर आगे टेस्ट है बेटा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ठीक है सर।